So find the torque produced by the force F is this acting at this about this origin. तो एक्टिंग कहाँ, फोर्स की वैल्यू किधर एक्ट कर रहा है और किसके अबाउट निकालना है, ये सारी बातें आपको दी होनी चाहिए क्वेश्चन में, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखो तो एक फोर्स लग रही है जो 113 पे लग रही है, तो मैं इसको फिगर से थोड़ा सा विजुअलाइज करवा सकता हूँ। 0 0 0 का वो टॉर्क निकालना है आपको, कोई फोर्स फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई पॉइंट आउट कर रही है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका जो है 113 है, ये आपका आर वेक्टर कहलाएगा और ये आपका एफ वेक्टर कहलाएगा। Now torque in physics is defined as a cross product between the position vector and the force vector. And what is that position vector? The position at which that force is acting. So we say that the torque tau is nothing but r cross f. The torque tau is r cross f. So therefore r vector क्या होगा, जो 0 0 0 से 113 तक पॉइंट कर रहा है, तो it is nothing but r vector is nothing but 1 I cap प्लस 1 j कैप प्लस 3 k कैप, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो वी सिंपली राइट डाउन एज I कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप, एंड एज वी नो दैट्स अ टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, सो वील अप्लाई द डिटरमिनेंट मेथड टू फाइंड आउट द टॉर्क। सो टाउ बिकम्स इक्वल टू मॉड ऑफ I j k 113, क्योंकि दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ r, एंड f के लिए 11 माइनस 3। सो इफ यू लुक एट दिस, I के लिए हम लेंगे -3 -6, j के लिए लेंगे -3 अगेन -6, और k के लिए लेंगे 0, बिकॉज 1 into 1 0, 1 -1 0। सो टॉर्क की वैल्यू आएगी -6 I कैप -6 प्लस 6 j कैप। सो दिस इज, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, वो भी निकाल सकते हो। सो अगर आपने डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन सीख लिया है, तो राइटिंग डाउन is very easy and you can quickly do it by the determinant method and expansion of the determinant of cross product. Now एक typical variation इस क्वेश्चन में ये आ सकता है कि भाई torque is to be found about not the origin but some other point, तो वो भी हम कर लेते हैं। so, इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, है ना। See, there is a change in the statement. Find the torque of the force about the origin. Find the torque of the force about the produced by the force acting at this point, not at about the origin but about the point say -1 1 2. उस पॉइंट का अबाउट हमें निकालना है, तो हमें क्या है, पोजीशन वेक्टर यहाँ से वहां ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी बार जो आर वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा this minus this, 1 minus -1, 1 minus -1 I cap plus 1 minus 1 j cap plus 3 minus 2 k cap। तो देखो फाइनली कहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है वेक्टर, कहाँ से ड्रॉ किया जाए, यहाँ से, तो इस फॉर आर वेक्टर आपका हो जाएगा 2 I cap प्लस 0 j cap प्लस k cap। जब भी आपका 0 j cap है तो 0 j cap लिखिए आप, क्योंकि फिर जब आप कोएफिशिएंट सब जब डिटरमिनेंट लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जेकब के लिए क्या डालना है। तो अब हमें एफ तो वही का वही है, आर बदल गया है, तो टाउ इस बार क्या हो जाएगा, आर की जगह 2 आई कैप जे कैप के कैप पहले लिखना पड़ेगा, फिर 201, फिर 11 माइनस 3, तो क्या बन जाएगा, आई के लिए 0 -1, तो आई के लिए हो जाएगा -1, जे के लिए क्या हो जाएगा -6 -1 -7, तो के के लिए क्या हो जाएगा 2 - 0 2। सो हमारा टाउ इन वेक्टर फॉर्म आ रहा है -a कैप प्लस -i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप। सो दिस वे यू आर एबल टू गेट द टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, नॉट अबाउट द ओरिजिन। सो टिपिकली ऐसे अगर क्वेश्चंस आ गए एप्लीकेशन में तो आप वो भी कर सकते हैं। So it's pretty easy. So we are concluding lecture, on vectors here. Next lectures we'll be starting off. तो इसमें मैं कुछ assignments आपको आज मैं दूंगा, जिसमें there will be many questions on sub topics जितने भी मैंने अभी तक vectors में कराए, तो it will be a full vector assignment. I want you to be busy on that and not going to be a difficult one. Some 1 or 2 questions will be difficult, बाकी सब जो है आसानी रहेंगे।
तो the next thing that is left in our topics of basic mathematics is calculus, which is most crucial, and a little bit of coordinate geometry, because I don't want to go very deep in coordinate geometry, क्योंकि particularly बायो स्टूडेंट्स जिनका एक्सपोजर बिल्कुल भी गणित के लिए नहीं होने वाला, उनके लिए काम आने वाला है. सो द नेक्स्ट टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट व्हिच आई विल बी कवरिंग नाउ इज कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें इंडेफिनिटली करेंगे थोड़ा सा, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो इसमें पहले हम कवर करेंगे फंक्शंस, ग्राफ्स एंड स्लोप्स. एंड अगला हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को पहले करा दूँ, और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस भी होगा. एप्लीकेशन में करेंगे रेट ऑफ चेंज, फिर स्लोप्स, मैक्सिमम मिनिमम. इसे क्या है कि आपको जो फिजिक्स में जो बहुत ज़्यादा डीप रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि शुड वी नॉट डू अ लिटिल बिट ऑफ प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, एंड you know, you can conclude the lecture after that, because let's start off with that, because we are quite delayed in that, क्योंकि मेरे lectures भी काफ़ी टाइम के बाद हो रहे हैं. तो I'll be putting more regularly. What I'll do is today we'll do a little bit of drawing of straight lines. ठीक है, तो इसमें हम ये वाला पार्ट पे थोड़ा शुरुआत करते हैं, उसके बाद ये करेंगे. ओके, सो नोट दिस डाउन, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स इन योर नोटबुक, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल टॉपिक्स हैं पूरे फिजिक्स में, थ्रू आउट द ईयर काम आने वाली चीज़ें. ओके, so let us do. तो आज का थोड़ा सा एक टॉपिक चालू कर देते हैं, ग्राफ्स, फंक्शंस एंड स्लोप. वी आर फैमिलियर विद ग्राफ्स. ग्राफ पेपर में हमने प्लॉट किए हुए हैं कई चीज़ें. तो फंक्शन क्या चीज़ है पहले वो समझ लेते हैं. फंक्शन अगर देखा जाए तो इट्स अ मैपिंग फ्रॉम a set of real numbers A to another set numbers B. Now बहुत सिंपल तरीके से बोला, आई हैव नॉट गॉन इनटू द टाइप ऑफ रिलेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक सेट ले लूँगा और एक सेट डी ले लूँगा. सेट्स के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं. So what I'll do is I'll take this to be a set of real numbers, and we are mapping onto the set of real numbers. तो R to R जो एरो है, इसका मतलब कि इसके बीच में एक चीज़ आ रही है, उसको बोलते हैं फंक्शन. So function is some kind of a mathematical machine, है ना. Function is some kind of a mathematical machine which is mapping some numbers, say from some number, say 1 को उठा के हमने मैप कर दिया से 1 में, 2 को उठा के कर दिया 4 में, -2 को उठा के कर दिया 4 में, 3 को उठा के कर दिया 9 में, एंड सो ऑन. So there are infinite number of such elements in A and as well as in B, and infinite number of जो elements A में है उसको हमने B पे मैप कर दिया. So function is some kind of a machine which is basically taking input from A
एंड कन्वर्टिंग दैट टू नंबर्स इन बी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोडोमेन और इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। एंड द नंबर्स मैप्ड आर collectively called range. So इसको अपन लोग बोलते हैं डोमेन और इस चीज को बोलते हैं कोडोमेन। ये पूरा सेट को कोडोमेन, लेकिन जितना मैप हो रहा उतना पार्ट जो है रेंज होता है। सो देयरफॉर रेंज is a subset of codomain. Anyway, that is two abstract mathematical things. So हमें तो practical aspect सीखना है जो physics में applicable है। तो function में एक छोटा सा example ले सकते हैं। For example, say f(x) is equal to x square, एक बहुत ही simple सा function ले लेते हैं। तो यहाँ पर x की value डालनी होती है। f(x) का मतलब होता है कि function of x and x is the elements in the set A and x squares are elements in set B। तो हम इसमें एक नंबर डालेंगे, जैसे अगर हमको चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, तो राइट हैंड साइड में जाकर 1 स्क्वायर कर दोगे, आपका हो जाएगा 1। f माइनस 1/2 करोगे तो हो जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4, है ना। और f2 करोगे तो 4 आएगा, f माइनस 2 करोगे तो भी 4 आएगा। सिमिलरली f3 करोगे तो 9 आएगा, f माइनस 3 करोगे तो भी 9 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव नंबर डालो चाहे नेगेटिव नंबर डालो, हमें हमेशा पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर हर बार देख पा रहे हो कि हर नेगेटिव नंबर का इसी का करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाता है। इसका अगर -1 डालोगे तो 1 बन जाएगा, तो इसका प्लस ऑफ डालोगे तो भी 1/4 आएगा। So there is kind of some kind of a symmetry in this particular graph there is a symmetry। तो बेसिकली जो फंक्शन है इट इज अ मैपिंग। इसको दिखाने का एक और तरीका होता है ग्राफ। तो फंक्शन को हम पिक्टोरियली देखना चाहते हैं कि भाई फंक्शन कर क्या रहा है, मतलब वो किसी एक एलिमेंट को उठा के दूसरे एलिमेंट में जो मैपिंग कर रहा है, तो उस मैपिंग को हम लोग एक तरफ एक्स कोऑर्डिनेट में उसकी डोमेन के एलिमेंट्स डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल f(x) = x² को मैं दे देता हूँ और ये पैराबोला होता है, ये आप स्टैंडर्ड आप समझ लो, याद करो। और पैराबोला जो है उसका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार का होता है। I'll just draw a smooth one. So that's the shape of a parabola. There is no sharp thing, it just bends smoothly here. So this is basically the graph that I made. तो ये डोमेन के एलिमेंट जो यहाँ ड्रॉ किए हैं, कोडोमेन के या रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर है। जैसे कोडोमेन यहाँ, डोमेन यहाँ पर है। तो जिन जिन नंबर्स को मैप करते जा रहे हैं, जैसे 1 के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर 1 मिला, -1 के लिए भी 1 है, -1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए यहाँ 4 हो जाएगा और -2 के लिए भी 4 हो जाएगा, ठीक। 3 के लिए 9, -3 के लिए भी 9। तो आप देख पा रहे हो दीज आर दी नंबर्स व्हिच आर लाइंग इन द मैपिंग, यू नो। हर नंबर कोई ना कोई वैल्यू पर मैप हो जाता है एंड यू आर एबल टू सी दैट दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। सो जब भी हम किसी फंक्शन को पिक्टोरियली दिखाना चाहते हैं तो उसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसको देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें इस फंक्शन के बारे में पता चल जाती है और वी कम टू नो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंक्शन। एक खास बात यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे 1 की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, मतलब x की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ जब x की वैल्यू को घटाते जाते हो, घटाना मतलब कि -1, -2, -3, -∞ तक जाना, तो भी ये बढ़ता जाता है। एक फीचर हमने एक ग्राफ का देखा इसका कि एक तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी बात, ये जो लाइन है ये बिल्कुल बराबर भागों में इसको बांट देती है, मतलब इट इज एबल टू डिवाइड दिस ग्राफ इनटू 2 एग्जैक्टली इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स। मतलब अगर आप इसको यहाँ से काट के इससे फोल्ड करोगे तो इसके ऊपर बैठ जाएगा। सो देयर इज अ सिमेट्री इन दिस ग्राफ। All these things you will be coming when you are going to study deeper in mathematics, not at least for bio students, but yes, it will be a very interesting thing. If you read one book, I recommend one book called Play with Graphs.
बाय दिस बाय अरिहंत प्रकाशन का है।